सुप्रभात सभी कृषि योद्धाओं का एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस मौसम विज्ञान के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे मौसम के घटक। ठीक है, तो मौसम के घटक शुरू करते हैं। तो इससे पहले एक बात है कि ये मौसम कितना प्यारा है, खूबसूरत कितना है, ये नज़ारा है, इस करने का गुनाह हमारा है, मेरे सीने में धड़कता दिल तुम्हारा है। तो चलते हैं हमारी क्लास की अगली लाइन में कि हम मौसम के घटक पढ़ेंगे। तो मौसम के कौन कौन से घटक हैं और इन घटकों को मतलब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे पढ़ने हैं। तो मौसम विज्ञान के पहले लेक्चर में ही मैंने बता दिया कि यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मौसम जलवायु है, जिस मानसून पढ़ोगे आप, मौसम के घटक पढ़ोगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें दे रखे हैं। उसके बारे में हम मौसम के जितने भी 7-8 घटक हैं उनके बारे में आज की इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। सो करते हैं लेक्चर बिना किसी टाइम खराब किए स्टार्ट। ठीक है, तो देखो मौसम के घटक के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर विकिरण के बारे में, उसके बाद में हम पढ़ेंगे वायु तापमान के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम दाब के बारे में, फिर पढ़ेंगे वायु के बारे में, फिर पढ़ेंगे आर्द्रता और फिर बादल वर्षा। ठीक है, तो इन 7 मौसम के घटकों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले जाते हैं सोलर विकिरण पर कि सोलर विकिरण क्या है। तो सोलर विकिरण देखो यार क्या है कि सूर्य से जो भी रोशनी आती है, ठीक है, वो कितने टाइम तक पृथ्वी पर मतलब पहुंचती है। ठीक है, कितना समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक सोलर विकिरण में आने में, कितना समय लगता है। ठीक है, और सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, उनके बारे में बात करूं तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी है वो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की रेंज 8 है। ठीक है, और उसका टाइम की बात करूं तो 8 मिनट 20 सेकंड है, लेकिन कहीं जगह आपको 8 मिनट 23 सेकंड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इतना इससे हमें ज्योग्राफी में नहीं जाना, नहीं पूछता है, थोड़ा बेसिकली याद रखने वाला। हमारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है वो आती हैं जितने भी इनमें मीटर दे रखे हैं कि इसको किस में मापा जाता है। ठीक है, जैसे आगे पढ़ेंगे कि वायु को किस में मापा जाता है, सोलर विकिरण को किस में मापा जाता है। देखो सूर्य से जब सीधी किरणें अगर पृथ्वी पर गिरती है, ठीक है, तो वो कहलाता मतलब जिस मीटर से हम मापते हैं उसे कहते हैं पाइरेलियोमीटर। ठीक है, उसके बाद में डिफ्यूजन सोलर विकिरण होता है जिसे हम कहते हैं शेडिंग पाइरेनोमीटर। लेकिन जो सीधी मतलब पूरी किरणें आती हैं, टोटल रेज आती हैं पृथ्वी पर, उनको मापने के लिए जिस मीटर का हम यूज़ करते हैं वो होता है पाइरेनोमीटर, और एल्बिडो को मापने के लिए हम एल्बिडोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम आप देख लेते हैं कि पाइरेलियोमीटर होता कैसे है। देखो ये पाइरेलियोमीटर होता है, ये आपको सूरज भगवान दिख रहे हैं। ठीक है, ये सीधे पृथ्वी पर अपनी रेज भेज रहे हैं, तो हम रख देते हैं पाइरेलियोमीटर। उनसे हम जानते हैं कि सूर्य की किरणें हैं वो कैसे पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है, तो उसके मतलब जितना भी एनालाइज करना होता है वो हम सीधा पाइरोमीटर रख देते हैं, जिसकी किरणें होती हैं वो सीधी पाइरोमीटर पर गिरती हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ सूरज भगवान किस अपनी सीधी किरणें कहाँ डाल रहे हैं, उनसे हम सारा एनालाइज करके बता सकते हैं सोलर विकिरण का। ठीक है, तो सोलर विकिरण का यही है कि सूर्य से पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती हैं। अब देखो आपके मन में भी क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है। तो टेम्परेचर, ठीक है, मानते हैं कि टेम्परेचर भी आगे हम पढ़ेंगे किससे मापते हैं, किससे कौन कौन से यंत्र यूज करते हैं। लेकिन भाई सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, ठीक है, लाभदायी किरणें होंगी, हानिकारक होगी, तो उनके बारे में एनालाइज भी करना पड़ता है, फसलों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उनके बारे में जितना भी एनालाइज करना होता है वो इससे करते हैं पाइरेलियोमीटर, जिनसे हम जानते हैं कि कौन से मीटर कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, पाइरेनोमीटर आपको याद रखना, सीधा पूछेगा कि सोलर विकिरण, अगर डीप में जाता है तो सबका अलग अलग पूछता है, अगर सीधा पूछेगा कि सोलर विकिरण में कौन सा यंत्र यूज करते हैं तो आपका उत्तर आना चाहिए पाइरेनोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा इसी के समान ही होता है, वो सीधा रेज को देखते मतलब उनसे सीधा सूर्य की रेज को कांटेक्ट में रखता है और उनके बाद में उनका एनालाइज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक एल्बिडो होता है वो हिमपात का होता है, जिसे स्नोफॉल कहते हैं इंग्लिश में। जिसका हिमपात होता है वो 93% होता है, और सबसे कम एल्बिडो है वो चारकोल का होता है, 4% होता है। ये थोड़ा याद रखना कि एल्बिडो सबसे अधिक होता है वो हिमपात का होता है, और सबसे कम एल्बिडो होता है वो चारकोल का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एल्बिडो से अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 2 मौसम विज्ञान के घटक के बारे में, जो हमारा है टेम्परेचर। ठीक है,
टेम्परेचर में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर यानी कि वायु तापमान के बारे में। तो तापमान में सबसे पहले देखते हैं कि एक तो हम पढ़ते हैं अधिकतम तापमान और एक हम पढ़ते हैं न्यूनतम तापमान। तो न्यूनतम तापमान है वो सूर्य उदय से पहले 4 बजे जब हम मतलब उठते नहीं है उनसे पहले न्यूनतम टेम्परेचर का एनालाइज कर लिया जाता है, यानी कि उसको माप लिया जाता है कि टेम्परेचर न्यूनतम तापमान कितना होगा। हम तो सोए रहते हैं, लेकिन जो मौसम विज्ञान की लैब में काम करते हैं, जो मौसम का एनालाइज करते हैं, वो अच्छे से टेम्परेचर को 4 बजे नोट डाउन कर लेते हैं कि न्यूनतम तापमान कितना होना। अभी हम पढ़ेंगे न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान, अभी मैं आगे फोटो देख के अभी आपका क्लियर कर दूंगा कि कैसा होता है, किस हिसाब से टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। ठीक है, अधिकतम तापमान होता है वो दोपहर को 2 बजे, ठीक है, बहुत अच्छी धूप जब निकलती है उस टाइम 12 से 2 बजे के बीच में करते हैं, लेकिन 2 बजे आपको याद रखना है। मे भी 2 बजे अधिक टेम्परेचर होता है, आप भी समझते हैं, लेकिन वो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें 12 बजे के समथिंग भी मिलेगा। कई ऐसी बुकें मिलेंगी जिसमें 12 से 2 बजे के बीच में भी मिलेगा, कई ऐसी बुक हैं जिसमें 2 बजे ही मिलेगा। तो आप याद रखना 12 से 2 बजे के बीच में अधिकतम तापमान लिया जाता है। लेकिन मेरा जहाँ मतलब आंसर बोले तो दोनों, अगर तीनों ऑप्शन में आए तो सबसे करेक्ट 2 बजे ही होगा, क्योंकि उसी टाइम सबसे अधिक टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान को न्यूनतम तापमापी से मापा जाता है जिसमें अल्कोहल भरा होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11th का चैप्टर नंबर 2 बात करूं तो उसमें आप एग्रीकल्चर की बुक में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से उसमें भी दे रखा है। लेकिन क्या है कि हमें थोड़ा कॉम्पिटिटिव में आए हैं तो थ्योरी वाली लाइनों को ज़्यादा नहीं लेना, उनमें से चीज़ें निकालनी है कौन सी कॉम्पिटिटिव में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट कौन सी है। या न्यूनतम तापमान भी लेके बैठते हैं तो उसमें बहुत सारा लिखा होता है, लेकिन नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ना होता है कि न्यूनतम तापमापी का टेम्परेचर है मॉर्निंग में 4 बजे लिया जाता है, उसमें एल्कोहल भरा होता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी जो रीडिंग का टेम्परेचर होता है वो -40 से +50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक चीज़ याद रखना कि अधिकतम तापमान होता है वो 2 बजे मापा जाता है, और उसमें क्या भरा होता है, तापमापी में पारा भरा होता है, और उसका टेम्परेचर होता है वो -35 से +55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ें तापमान में आप देखोगे तो इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी नहीं, और ना ही आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि न्यूनतम तापमापी कैसे होता है, अधिकतम तापमापी कैसे होता है। ये देख सकते हो आप, न्यूनतम और अधिकतम तापमापी है जिसमें एक में अल्कोहल भरा होता है और एक में पारा भरा होता है। ठीक है, तो जिसमें कम टेम्परेचर होता है, जो ठंडा होता है वो आप खुद समझते हैं। ठीक है, अल्कोहल ठंडा होता है, कैसा होता है वो पता नहीं है, जो सेवन करते हैं उनको पता है, लेकिन आपको इतना पता है कि पारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें ज़्यादा 2 बजे लेते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक मतलब माइंड अगर चला हो गया आप तो भी आपको याद हो जाएगा। इसमें आप अच्छे से देख सकते हो कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो तापमान को उसके मतलब मीटर पे दिखा देता है कितना टेम्परेचर है। देखो मतलब नेगेटिव न्यूनतम तापमापी होता है उनमें से -40 से +50 पे होता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो अधिकतम होता है उसमें -35 से +55 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगली लाइन पे बात करते हैं। न्यूनतम तापमापी अधिकतम तापमापी हो गया। मर्दा तापमान थर्मोकपल द्वारा मापा जाता है। मर्दा तापमान 80 सेंटीमीटर की गहराई के बाद में बदलना बंद हो जाता है, यानी कि स्थिरता एकदम कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर। 80 जब आप 80 सेंटीमीटर तक खोदोगे ना, मतलब मिट्टी को 80 सेंटीमीटर तक खोदते जाओगे तो आपको टेम्परेचर वेरी करता मिलेगा, लेकिन 80 सेंटीमीटर के मतलब सूर्य से आने वाली किरणों का वहाँ तक असर नहीं रहता। उसके बाद में ह्यूमिडिटी पे डिपेंड हो जाता है और टेम्परेचर होता है लगभग स्थिरता बना लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मृदा का जब हम तापमान मापते हैं, एक तो है कि मृदा तापमान थर्मोकपल से मापा जाता है। अधिकतम न्यूनतम याद रखना, ये अगले टेस्ट में मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, याद रखना कि मृदा तापमान होता है वो थर्मोकपल द्वारा मापा जाता है। आपको वहाँ अगर दे देगा ना कि पारा वगैरह तो आप वहाँ ही फंस जाओगे, लेकिन थर्मोकपल के बारे में आपको ध्यान रखना कि मृदा का तापमान पूछा है तो थर्मोकपल द्वारा, और 80 सेंटीमीटर की गहराई तक हमें 80 सेंटीमीटर, आप समझते हैं 80 सेंटीमीटर कितना होता है। 15 सेंटीमीटर वाली स्केल होती है जिनके 5 से थोड़ी ज़्यादा स्केल, 5 6 7 5 स्केल से ज़्यादा थोड़ा आप लंबाई में लेोगे तो आपको 80 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और 80 सेंटीमीटर के नीचे तापमान होता है वो बराबर बना रहता है, लेकिन 80 सेंटीमीटर में ऊपर जो तापमान होता है वो बदलता रहता है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है बेस
तापमान। बेस टेम्परेचर क्या होता है कि वह तापमान जिस पर पौधों की वृद्धि एकदम रुक जाती है, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, वृद्धि बराबर हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, या तो वृद्धि बढ़ती है घटती है, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, बेस तापमान कहलाता है। बेस तापमान का मतलब देखो, मेरी बात सुनो कि मान लो कि आपने गेहूं की फसल बोई है और आपके मतलब एरिया का टेम्परेचर है वो 4.5 डिग्री 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो आपकी फसल की वृद्धि एकदम वहीं रुक जाती है। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी होगी वो रुक जाएगी, वृद्धि नहीं होगी। मान लो आपके चना की फसल बो रखी है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस के से भी पूछ सकता है, तो पूछ सकता है उसका बेस तापमान कितना है। तो आपको यहाँ बता दिया कि रबी की फसलों का बेस तापमान होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और खरीफ की फसलों का तापमान होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप खुद समझो कि भाई सर्दियों में टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, तो उसका बेस तापमान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लेकिन खरीफ की फसल होती जो ज़्यादातर गर्मियों में आपको देखने को मिलती, मतलब गर्मी उतरने के बाद में लगभग आप देखोगे बेस टेम्परेचर वृद्धि करने वाला टाइम होता है वो लगभग अगस्त के समथिंग होता है, ठीक है। अगस्त में, तो अगस्त में टेम्परेचर होता है वो लगभग नॉर्मल एरिया का 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो उसका बेस तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होने लग गया तो आपकी फसलों की वृद्धि है वो रुक जाएगी। और यही बेस तापमान आपको समझाना चाहता है कि आपकी वृद्धि मतलब आपके फसल की, आपकी वृद्धि नहीं, आपकी वृद्धि तो पता नहीं किसके साथ रुक जाती है, लेकिन आपके फसल की वृद्धि जिस तापमान पर रुक जाती है वही बेस तापमान कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करता है, या तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कोई तापमान दे देगा या फिर फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर दे देगा, लेकिन पूछेगा कि आपको इसमें करना क्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त, ध्यान रखना कि अगर आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में किसी चीज़ को बदलना है तो F-32/9 बराबर C/5। इसमें हम अच्छे से देखो कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, मार्कर ले लेते हैं। आपको अगर ज्ञात क्या करना है, टेम्परेचर करना है, ठीक है। तो क्या करना है, फ़ारेनहाइट आपको दिया होगा, उनमें से -32 कर देना, मल्टीप्लाई 5/9 कर देना। कुछ बहुत ईजी, कुछ नहीं करना है, सीधा मान लो आपको पूछ लिया कि मुर्गी का टेम्परेचर, मानो कि आप कैसे सॉल्व करोगे कि दे दिया मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट है और आपको इसमें बताना है, आपको याद है सीधा पूछ लिया कि मुर्गी का तापमान होता है और नीचे ऑप्शन में दे दिया डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन आप फ़ारेनहाइट में याद करके गए तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, आपके पास में फॉर्मूला है ना, F-32 मल्टीप्लाई 5/9, सीधा कर दो। यहाँ देख लो फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है, 107 दे रखा है, उनमें से -32 कर दो, -32 करके मल्टीप्लाई 5/9 कर दो, आपका डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ जाएगा लगभग 40 डिग्री के, मतलब 40 डिग्री के समथिंग आएगा। आप सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करके देखना, आपका क्वेश्चंस यही है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो मुर्गी के शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, समझ गए। अगली उसी प्रकार हमारे पास में आता है फ़ारेनहाइट में, कि हम फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला हो गया। अगर हमें फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है, डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दे रखा है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखना, देखो आपको दे दिया कि मान लो किसी गाय के शरीर का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको फ़ारेनहाइट में पूछ लिया, तो 40 मल्टीप्लाई 9/5 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई डेली नहीं करना क्योंकि वहाँ से हमने फ़ारेनहाइट से नेगेटिव किया था, तो यहाँ हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम फ़ारेनहाइट के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कुछ ही ध्यान नहीं रखना, जितना टेम्परेचर मान लो ये 40 दे रखा है, तो आपको करना क्या है, आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देना है, मल्टीप्लाई में कर देना है 9/5, फिर से यही आ रहा है प्लस में 32, ठीक है। तो ये यहाँ 8 बार चला गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में 32 जोड़ दो, कितना आएगा 8 को 9 से मल्टीप्लाई करके 32 जोड़ो तो आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सॉल्व होते हैं। और एक चीज़ पूछती है कि आपको मतलब एक सेकंड, केल्विन में टेम्परेचर पूछ लिया तो आप भाई कैसे ज्ञात करो, तो इसका के का मतलब होता है केल्विन। तो कुछ नहीं करना मित्र, या मान लो आपको 37 डिग्री दे दिया तो 273 में 37 जोड़ते 310 डिग्री केल्विन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी सा है, आप अच्छे से कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम बात करते हैं
कि डिग्री सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट जहाँ दोनों का तापमान समान रहता है वह है -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको याद रखना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट लगा कि यहाँ लिखा गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जो होता है वो -270 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉर्डिनल तापमान। कॉर्डिनल तापमान होता क्या है, पहले तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि पौधों के लिए एक न्यूनतम, अधिकतम व उपयुक्त तापमान को ही कॉर्डिनल तापमान कहते हैं। मतलब पौधों के लिए कितना तापमान, न्यूनतम तापमान होना चाहिए, कितना तापमान अधिकतम होना चाहिए और कितना तापमान है वो पौधों के लिए उपयुक्त है, ये सारा देखकर जो टेम्परेचर का एनालाइज करते हैं वही आपका कॉर्डिनल तापमान होता है। समझ गए ना। अब हम कॉर्डिनल तापमान समझ गए, बेस तापमान समझ गए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं और आप आयोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगली बात करता हूँ मैं, तो ये आपका आ गया एनीमोमीटर। तो अभी हम बात करते हैं कि एनीमोमीटर क्या होता है। तो कॉर्डिनल तापमान हो गया। हम बात करते हैं नंबर 3 हमारा जो मौसम घटक आता है उसमें हम बात करेंगे वायु के बारे में। तो वायु देखो, एक तो होती है वायु आती है, जो मतलब वायु किस साइड से आ रही है, और एक वायु किस साइड से जा रही है। जिस साइड से वायु आती है उसे हम बोलते हैं विंड वार्ड, और लेकिन जिस साइड वायु जाती है उसे हम बोलते हैं ली वार्ड। ठीक है, देखो यह मैं अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लो यहाँ से आपकी वायु आ रही है और इस साइड आपकी वायु जा रही है। किस साइड? इस साइड अलग जा रही है। तो इसे तो आप कहते हैं विंड वार्ड। क्या कहते हैं? विंड वार्ड। लेकिन जिस साइड वायु जा रही है, इस साइड वायु आ रही है, इस साइड के लिए वायु को जाना है, तो ये कहलाती हैं आपकी ली वार्ड। अब आप सोचोगे ये आने वाली लाइन तो एक, अरे भाई स्टार्ट तो यहाँ से हुई है और इस साइड जा रही है, तो इसको कहते हैं विंड वार्ड और इसे कहते हैं ली वार्ड। ठीक है, समझ गए। अब हम देखो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मीटर के बारे में, जो कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रहा हुआ जिसमें इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु की दिशा मापने वाला और वायु की गति मापने वाला, सबकी हवा यहाँ निकलती है, सीधा क्वेश्चन पूछता है। देखो वायु की दिशा विंड वैन और वायु की गति एनीमोमीटर। वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है, जो हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। घड़ी कैसे घूमती है उसी प्रकार ये घूमता है। ठीक है, मैं इसी डायग्राम पे क्लियर कर देता हूँ आपका। देखो ये आपका एनीमोमीटर दे रखा है, ठीक है, और आपको ज्ञात करना है वायु की गति। तो आगे मैं बता दूंगा कि विंड वैन कैसे काम आता है। ठीक है, अब हम बात करनी है कि वायु की गति कैसे देखते हैं। तो यहाँ सीधा एनीमोमीटर लिखा और यही क्लॉकवाइज में घूम रहा, आप देख सकते हैं घड़ी ऐसे ही घूमती, ये भी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ठीक है, ये कप्स लगे होते हैं इनका, और जो मतलब गति को डिसाइड करते हैं क्लॉकवाइज दिशा में घूम के। नीचे एक मीटर लगा होता है, जनरेटर लगा होता है जो इसे घुमाने का काम करता है। नीचे इसकी रीडिंग आ जाती है कि वायु की गति कितनी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वायु की गति होती है वो किससे द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर किस दिशा में घूमता है? तो हमेशा मित्र क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। ये आपका ऐसा एनीमोमीटर होता है जिसके नीचे जनरेटर लगा होता है, जो एनीमोमीटर को घुमाने का काम करते हैं, और जिनके नीचे एक मतलब रीडिंग के द्वारा बता दिया जाता है कि आपकी वायु की गति कितनी है। अब हम बात करते हैं कि विंड वैन कहाँ काम आता है, विंड वैन का क्या यूज है, और विंड वैन है वो अपनी मतलब वायु की दिशा को कैसे पहचानता है, कैसे, तो उनके बारे में देखो। वायु की दिशा होती है वो विंड वैन के द्वारा मापी जाती है। अब विंड वैन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विंड वैन में आपको पूछ लेगा कि विंड वैन में नॉर्थ, देखो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, मोस्टली 4 ही डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको नॉर्थ ईस्ट भी पूछेगा, साउथ ईस्ट भी पूछेगा, साउथ वेस्ट भी पूछेगा, और नॉर्थ वेस्ट भी पूछेगा। अभी मैं बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है। लेकिन ध्यान रखना मित्र कि वायु की दिशा है वो विंड वैन में मापी जाती है, वायु की गति है वो एनीमोमीटर में मापी जाती है। आपने एआ पढ़े होंगे, आपने कैखे गड़े पढ़े होंगे। ठीक है, तो एआ की लाइन में एनीमोमीटर आता है और गे
कैखे गड़े की पहली लाइन में गे आता है, तो गे और एनीमोमीटर एकदम पास पास है, तो इनका रिलेशन आप बिठा सकते हैं। और वायु, ठीक है, वैसे वायु यहाँ दिशा ज्ञात करनी है, दोनों में वायु तो है, वायु की दिशा विंड वहन, क्योंकि दे कहाँ आता है और वह कहाँ आता, दोनों के पास पास में है ना, तो ये थोड़ा ध्यान लगा के रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज होते हैं। और कॉम्पिटेटिव का मतलब होता है आप सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आपने छोटी सी गलती की है तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, वो भी नेगेटिव के साथ में 5 नंबर बैक, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है और बहुत सारे करते हैं, ठीक है। अब देखो विंड वैन की दिशा क्या दर्शाती है, वायु की गति होती है वो मीटर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटे में ली जाती है। अब देखो आपको यहाँ कैसे ध्यान रखना है, अरे यार ये आपका है विंड वैन, ठीक है। अब मैं आगे आगे दिशा के बारे में बता देता हूँ, यहाँ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट लगी होती है, ठीक है। तो ये जिस दिशा में वायु होती है उसी दिशा में आपको बता देता है कि आपका यार ऊपर मतलब ये घूमता रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा किस साइड में घूमता है, नॉर्थ में घूमता है, ईस्ट में घूमता, साउथ में, वेस्ट में। इस देखो ये पीछे एक आपको इसी से पता चल रहा होगा कि जिस हिसाब से वायु की मतलब गति होगी, मतलब जिस हिसाब वायु की दिशा में, जिस दिशा में वायु को जाना होगा वो उसी दिशा में घूमता रहेगा, तो उसी डायरेक्शन से आपको पता चल जाएगा। और इसमें लिखा होगा कि नॉर्थ किस में, ईस्ट किस में, साउथ किस में, वेस्ट किस में। तो जैसे जैसे ये घूमता जाएगा उसी हिसाब से आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसमें दिशा का कोण कितना होता है। हाँ मान लिया भाई, हमें पता चल गया कि वायु की दिशा विंड वैन में मापी जाती है, कौन सी कैसे वायु आती है, कैसे विंड वैन वायु का डायरेक्शन बताता है। लेकिन ये टेम्परेचर कैसे डिनोट करता है, कितना कोण बनता है। तो आपने 9 का पौड़ा सुना होगा, ईस्ट से शुरू कर दो, 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36, यानी कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। लेकिन कब, नॉर्थ में 360 डिग्री, ईस्ट में 90 डिग्री। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, या फिर ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ये इसे याद रखो। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ 360 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री, साउथ 180 डिग्री, वेस्ट होता 270 डिग्री। लेकिन आपको पता नॉर्थ ईस्ट पूछा है तो भाई नॉर्थ का टेम्परेचर मतलब डिग्री कोण होता है वो 360 होता है, और इसका होता है वो 90 होता है। तो उनके बीच का टेम्परेचर होगा वही आपका नॉर्थ ईस्ट को डिनोट करेगा ना। लेकिन ध्यान रखना इसका आधा कर देगा, इसी एक को इम्पोर्टेंट मानना, क्योंकि ये बाकी इन सब के बेस पे निकल जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन यह निकलता नहीं है। अब मानो कि 90 90 180 होते हैं, लेकिन इसमें 90 और 90 का गैप है, तो 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। तो 90 में 45 ऐड करते ही साउथ ईस्ट का कोण आ जाएगा। अब आगे देख लो, 180 90 का गैप है, 90 में 45 ऐड करते ही आपका साउथ वेस्ट का कोण आ जाएगा। उसके बाद में उसी प्रकार नॉर्थ और वेस्ट का ज्ञात करना है, तो 270 में 45 और ऐड कर दो, 315 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये डिग्री सेंटीग्रेड में गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि ये टेम्परेचर हम नहीं माप रहे हैं, हम कोण बता रहे हैं, तो डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है नॉर्थ ईस्ट वाला, तो ये थोड़ा लफड़ा कर सकता है, तो याद रख लेना, ठीक है। क्लियर है। 45 डिग्री हो गया, ये कोण आप समझ गए होंगे आयो बहुत अच्छे से। अब हम आगे बात कर लेते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब फसल उत्पादन को अप्रत्यक्ष रूप, बहुत इंपॉर्टेंट 10 स्टार पॉइंट है, ना कि प्रत्यक्ष। आईसीआर का क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। अब तो सीयूईटी चेंज कर दिया है, लेकिन क्वेश्चंस एनटी के पास जाएंगे तो एनटी स्टेटमेंट पे आ जाएगा, क्योंकि मतलब उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो इतने बच्चों को एक साथ, क्या होता है कि लुल पेपर बनाते ही वो रैंक में बहुत ज़्यादा वेरी करता है, तो वो नहीं चाहता है कि मतलब किसी एकदम इतने ऊपर नीचे सारे या एक ही नंबरों पे इतने बच्चे आ जाए, तो छोटी छोटी गलतियों करवाने के लिए क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस पे चला जाता है, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है कि आपको लगेगा कि फसलों के लिए वायुमंडलीय दाब होता है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, तो आप भी सोचोगे हाँ यार वायुमंडल का दाब है तो फसलों पर तो होना ही चाहिए। लेकिन दोस्त, वायुमंडल का जो दाब होता है वो फसलों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है,
क्योंकि वायुमंडलीय दाब होता है वो ऊंचाई के साथ साथ जाने पर घट जाता है, तो वो फसलों के साथ में कोई प्रभाव नहीं डालता है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं है सीधे ही आके अटैक कर दिया, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है बैरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दाब की इकाई होती है बार पास्कल होती है, और एक बार में होता है वो 1000 मिली बार होता है। ये चीज़ें हैं, इनसे बार कॉम्पिटेटिव में नहीं पूछी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, आपको इस टॉपिक से, इस पॉइंट से ये लाइन याद है तो आपको अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसके साथ में थोड़ा सा मेरा मानकर ये भी लाइन याद कर लेना, क्योंकि ये लगभग याद कर लेते हैं कॉम्पिटेटिव तैयारी करने वाले। क्या करेंगे, लास्ट में जाके एक टेबल बनाएंगे, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में मृदा तापमान थर्मोकपल, सारे अलग अलग लगाएंगे। सोलर विकिरण पायरेनोमीटर, सब अलग से एक लिस्ट बना देंगे और सारे रट के चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है। लेकिन थोड़ा मित्र लेवल चेंज हो चुका है, तो आपको याद रखना है इसके साथ में कि अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडलीय दाब होता है वो फसलों को प्रभावित करता है। दाब की इकाई होती है बार पास्कल में होती है, और एक बार में 1000 मिली बार होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये होता है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्या होता है कि बार पास्कल्स के थे, अलग अलग मिली बार में उसका माप दिया होता है, और जैसे वायुमंडलीय दाब को मापते हैं उनमें से पता चल जाता है कि वायु कैसी है और किस हिसाब से हमें मापना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखी जाती है, तो ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के बारे में हम पढ़ेंगे कि आर्द्रता को पहले तो मापा किस में जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, दो चीज़ें में आप कंफ्यूज होते हो। एक आप कंफ्यूज होते हो हाइग्रोमीटर में, और एक कंफ्यूज होते हो आप हाइग्रोमीटर में। सॉरी, एक आता हाइग्रोमीटर, एक आता हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर, तो उसमें आती है आर्द्रता। लेकिन हाइड्रो से जल, आप समझ गए ना, जल का घनत्व है। जल का घनत्व किस में, हाइड्रो में। लेकिन हाइग्रो या साइक्रो की बात करें तो वो किसका होता है, आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है, आप समझते हैं ना कि नमी कितनी है, किस चीज़ में कितनी नमी है। मान लो आपको कोई फसल दे दी, उनमें पूछ ले आर्द्रता कितनी है, या मिट्टी दे दी कि इसकी आर्द्रता कितनी है, यानी कि मिट्टी में पानी की मात्रा कितनी उपस्थित है, वो चीज़ क्या होती है, आर्द्रता होती है। आर्द्रता मोस्टली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ मैं तो सापेक्ष आर्द्रता, बात करूँ सेकंड पे निरपेक्ष आर्द्रता, और थर्ड आती है आपकी आपेक्ष आर्द्रता। आपेक्ष आर्द्रता को आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता को आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं, और सापेक्ष आर्द्रता को आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं, या रिलेटिव RH सिंपल पूछता है कि RH किसको डिनोट करता है, तो परसेंटेज को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी सापेक्ष आर्द्रता होती है वो प्रतिशत में होती है हमेशा। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता होती है ग्राम प्रति केजी में होती है, और आपेक्ष आर्द्रता होती है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में होती है, या फिर ग्राम मिलीमीटर क्यूब में होती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लेना, कोई याद रहे या नहीं रहे, लेकिन इन तीनों की इकाइयाँ हैं वो मित्र याद कर लेना। और सापेक्ष आर्द्रता का या RH का है, RH का मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी, तो याद रखना कि इनको परसेंटेज में डिनोट करते हैं। मैंने मीटर बता दिए। अधिक आर्द्रता होने पर प्रकाश संश्लेषण में कमी, वह पौधा पोषक तत्व नहीं ले पाता। ये आप खुद समझते हैं क्या चीज़ें होती हैं। जब हम इरिगेशंस पढ़ेंगे तो इस चीज़ का अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अधिक आर्द्रता होने पर निषेचन में कमी आती है। ठीक है, आप समझते हैं कि थोड़ी ज़्यादा नमी होती है तो निषेचन में कमी आती है। वो आप इसके बारे में थोड़ा आप अपने हिसाब से दिमाग लगाओगे, अपने माइंड में लेकर, ठीक है, फिजिकल रूप से, तो समझ जाओगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये होता है हमारा आर्द्रता को मापने वाला साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। क्लियर है। अब इसमें होता क्या है, मान लो मिट्टी की आर्द्रता मापनी है तो एक नीचे ऐसे ट्यूब की तरह लगा होता है, उसको अंदर डाला, या रीडिंग आ जाएगी, इतनी आपकी आर्द्रता है। ठीक है, एक होता है ड्राई बल्ब और एक होता है वेट बल्ब थर्मोमीटर। इनमें अलग अलग बता देता कि इसमें सूखापन कितना है और गीलापन कितना है। समझ गए ना, अच्छे से, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले पॉइंट पे। एक आपने पढ़ा होगा ET,
यानी कि इवेपोट्रांसप्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण का मतलब होता है मित्र जलाशयों से पानी का नुकसान, यानी कि पानी वाष्प के रूप में, मान लो आपका एक तालाब है और उनमें से पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है वाष्प के रूप में, तो वो कहलाता है वाष्पीकरण। और वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पौधों की पत्तियों द्वारा जो पानी वाष्पीकृत होता है उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, रंध्रों से निकलता है, ठीक है, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, इवेपो ट्रांसप्रेशन। अब हम बात करते हैं कि ईटी के द्वारा लगभग 99% पानी का नुकसान होता है। सब समझते हैं यार, सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठता, मतलब मन में ये क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए, सबके मन में एक ही बात होनी चाहिए, जब पानी उड़ रहा है, भाई पानी जा रहा है, पानी जाएगा कहाँ? वो ट्रांसप्रेशन से ही तो जाएगा ना, सीधा वही तो उड़ेगा। अरे कितना पानी सोख सकते हैं? मानो आप सूर्य है ही नहीं, ठीक है, तो पानी नहीं जाएगा। धूप आएगी, धूप से पानी वाष्प के रूप में जाएगा। मान लो धूप नहीं आई, ठीक है, और एकदम मान लो कि आपने देखा होगा बारिश के सीजन में धूप बहुत कम आती है, तो पानी वाष्पीकृत बहुत कम है, मतलब पानी का लेवल, मान लो तालाब में 10 फीट पानी है आपका, लगभग आपको 10 ही मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में करके देखो तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक तापमान आएगा तो मतलब भूमि का, मृदा का तापमान भी बढ़ेगा और उससे पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर भी जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जाना ही है, कोई डाउट है नहीं। ठीक है, पौधा केवल 1% पानी का उपयोग अपनी उपापचय क्रियाओं में करता है, बाकी सारा वाष्पीकृत होता है, या तो नीचे जड़ों दुख के द्वारा सोख लेता है या नीचे चला जाता है। लेकिन पौधा जो अपना मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस करता है उनमें ओनली 1% वाटर का ही यूज करता है। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप में जेईटी की या फिर आईसीआर की प्रिपरेशन करते हैं, आईसीआर में अब नहीं रखा 11th का, और अगर 11th पढ़ी है तो आपको पता होगा, आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा होगा कि प्लांट में जो होता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कैसे होती है। ठीक है, ईटी के मापने का यंत्र है वो USWB खुला पान इवोपोमीटर, खुला पान इवोपोमीटर है। ठीक है, जिसका चौड़ाई होती है वो 122 सेंटीमीटर होती है और ऊंचाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये ईटी के बारे में थोड़ा उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इरिगेशन में बहुत इसका रोल होता है। ईटी हर जगह पढ़ेंगे, ईटी ईटी ईटी, तो क्लियर कर लेना कि ईटी क्या है। ईटी का मतलब होता है इवोपोट्रांसप्रेशन, मतलब जो पानी जलाशयों द्वारा और पौधों की पत्तियों द्वारा कितना पानी वाष्पीकृत होता है उसे ही हम ईटी कहते हैं। सीधा पूछ सकता भाई डेफिनेशन में, आजकल ट्रेंड चल रहा है, सीधा आपको शॉर्ट में ही शॉर्ट टर्म दे देगा। ठीक है, और उसी से ही आपको याद रखना कि ईटी को मापने का यंत्र होता है वो USWB मीटर द्वारा मापा जाता है, जिसे हिंदी में बात करूं मैं तो खुला पानी उपमीटर कहते हैं। अब हमारा 6 नंबर आता, 7 है भाई। मेरे को पता है आधे घंटे क्लास चली गई, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आज ये टॉपिक ख़त्म करूँ, क्योंकि 3-4 क्लास में आपका मौसम वाला चैप्टर है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से खींचा है अगर आपने एनालाइज किया है कि चीज़ें कितनी मिल चुकी है आपको। तो अब हम बात करते हैं रेन वर्षा के बारे में। तो वर्षा देखो, हमारे एग्रीकल्चर की दृष्टि से वर्षा के मतलब क्या बूंदों का आकार थोड़ा अलग देखते हैं, और नॉर्मल वर्षा होती है उनका आकार थोड़ा अलग। यदि बूंदों का आकार 0.5 mm से अधिक हो तो उसे वर्षा की बूंद कहा जाता है। यदि बूंदों का आकार 0.5 mm से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? ड्रिजलिंग या फुहार कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना फुहार का मतलब क्या होता है, ड्रिजलिंग याद रख लेना आप। या ड्रिजलिंग का मतलब होता है फुहार। फुहार मतलब छोटी छोटी बूंदाबांदी नहीं देखते आप, कभी कभार छोटी छोटी बारिश आ जाती है जिनमें मतलब इतना कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब वो जो फसलों के लिए उपयुक्त लाभदायक होगी एग्रीकल्चर की दृष्टि से, जिस रेन की बात करें इंपॉर्टेंट होगी, तो उसकी जो बारिश आएगी बहुत मतलब आपकी, जब आप बाहर खड़े हो जाओ, ठीक है, एक फुहार वाली बारिश होगी तो आपको कोई असर ही नहीं करेगा, छोटे छोटे छींटे शरीर पे लगेंगे। लेकिन जब बहुत बूंदाबांदी वाली बारिश नहीं होकर बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरेगी जिसका आकार 0.5 mm से अधिक होगा, तो समझ लेना वो एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत अच्छी बारिश होगी। ठीक है, बरसाती दिन होते हैं वो 24 घंटे में। देखो एक चीज आपसे पूछी जाती है कि बरसाती दिन क्या होता है। बरसाती दिन है कि जिस दिन मतलब एक दिन में 2.5 mm से
अधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त हो तो उसे वर्षा की, मैं एक समझा देता हूँ आपको कैसे देखना है। देखो, मान लो ये आपने एक रख दिया, कोई रख दिया, गिलास रख दी, कुछ चीज़ रख दी, ठीक है। अब आपने टाइम नोट कर लिया, ठीक है, और अब आपकी बारिश शुरू हो चुकी है, ठीक है, ये बारिश टक 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 बारिश शुरू हो चुकी है। अब इस गिलास में आपने मीटर या फिर कहीं से देखकर माप लगा दिया कि यहाँ 1 mm होता है, यहाँ 2 mm होता है, यहाँ 3 mm होता है, ठीक है। अब आपने ऐसी जगह पर ये गिलास को रखी है जिसमें एकदम बारिश की बूंदें हैं, वो एकदम इसके अंदर गिर रही है, ठीक है। अब आप देखते जाओगे थोड़े टाइम बाद में इस गिलास में अगर 24 घंटे के अंदर 3 mm तक पानी चढ़ गया तो आप समझ सकते हैं कि ये बरसाती दिन माना जाएगा। लेकिन इसका 2.5 mm से कम रह जाएगा तो ये बरसाती दिन में नहीं माना जाएगा। और 24 घंटे में 5 mm से अधिक वर्षा जिस दिन हो जाएगी उसे मतलब फसल बरसाती दिन कहते हैं। एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट दिन कौन सा होता है? जिस दिन 5 mm बरसात होगी। मैंने आपको बोल दिया, एक गिलास रख दी जिसमें आपने अलग से लिख दिया इसमें 1 मीटर, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, और ऐसी जगह गिलास को रख दिया जहाँ बारिश की बूंदें एकदम समान रूप से इसमें गिर रही है। तो कुछ समय बाद आप एनालाइज करके देखना कि अगर उसमें 5 mm तक पानी चढ़ गया है तो समझ लेना ये एग्रीकल्चर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बारिश है, इसमें हम खेती करने के लिए अपने हल लेकर जा सकते हैं। लेकिन 2.5 mm जब बारिश होती है तो समझ लेना कि बरसाती दिन होता है, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखो, इसको करते हैं साफ और अगली चीज पढ़ते हैं कि वर्षा को मापने का यंत्र रेन गेज है। वही रेन गेज होता है जिसको अलग से रख दिया जाता है एक समान जगह पर और कुछ समय बाद में माप लिया जाता है। ये रेन गेज तो सबको याद हो जाता है यार, रेन का नाम जिसको पता है, रेन बारिश को इंग्लिश में रेन कहते हैं तो वो समझ जाएंगे, रेन गेज आते ही टिक मार देंगे, ठीक है। वर्षा को मापने का यंत्र, और पूछा गया क्वेश्चन है हाउ, मतलब मान सकते हैं, लुल क्वेश्चन भी नहीं मान सकते हैं। रेन गेज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपको ऑर्डिनरी रेन गेज मिलेगा और एक आपको स्वयं आंकलन रेन गेज मिलेगा। ऑर्डिनरी में आपको बाद में एनालाइज करना पड़ता है अलग से लेकर, लेकिन स्वत आंकलन का मतलब होता है सीधा आपको रखा होगा ना, आपने अलग से जाके रख दिया तो वो अपने आप बता देगा कि ये बारिश मतलब इसमें कितना mm आया कि नहीं। लेकिन उसको पानी को लेने के बाद में अलग से एनालाइज करना पड़ता है ऑर्डिनरी रेन गेज से, ठीक है। और उसमें स्वत आंकलन रेन गेज में आप सीधा एनालाइज कर सकते हैं, कभी कभार देख लेना, या फिर छत पे जाके कोई ग्लास रख देना, या फिर उसके जो है वो 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm तक लिख देना, ठीक है। तो बारिश का सीजन चल रहा है, आने वाले टाइम में आप इसका एनालाइज करके प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ये जो ऑर्डिनरी रेन गेज होता है इसकी चौड़ाई होती है वो 12.7 होती है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 50 सेंटीमीटर तक होती है। तो 50 सेंटीमीटर बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है, ठीक है। और स्वतः आंकलन वाली होती है वो 20 उसका होता है, वो चौड़ाई हो जाती है वृत्त और 60 होती है उसकी हाइट होती है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, मान लिया एक आपकी क्रॉप लगाई गई है, फसल लगाई गई है, ठीक है, जिसमें आपने ये देखो मैंने यही बताया कि इसी जगह पर गिलास को रखना, और ऐसा नहीं आपने नीचे एक जगह पर रख दिया जहाँ पानी भर रहा है और साइड वाला पानी आकर भी उसके अंदर गिर गया, तो वो गलत बात है। आपको किसी एक थोड़ा ऊपर रखना होगा क्योंकि नीचे वाला पानी इसके अंदर ऐड नहीं होना चाहिए, इसी में वही पानी ऐड होना चाहिए जो बारिश से सीधा इसमें कितना पानी आ सकता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अगली में कृत्रिम वर्षा। आपने सुना है कि कृत्रिम वर्षा का मतलब होता है कि अचानक बादल है ही नहीं और वर्षा करवा दी, तो उसे कहते हैं कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा सबसे पहले यूएसए में करवाई गई थी, क्योंकि हमारे पास तो भाई इतने पैसे नहीं है कैसे हम कृत्रिम वर्षा करवा सकते हैं, लेकिन कभी ऐसी पॉसिबिलिटी बने, हम तो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन भारत सरकार को कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े कि नहीं अब कृत्रिम वर्षा की ज़रूरत है तो कृत्रिम वर्षा करवाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन मतलब आप थोड़ा पढ़ना उसमें कृत्रिम वर्षा के बारे में, तो आपको वो जापान में हुआ था या कहाँ हुआ था, ओलंपिक गेम हुआ था, उसमें भी वो कृत्रिम वर्षा से थोड़ा रिलेशन है, तो आप गूगल करके देखना। लेकिन मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इतना बता दूंगा कि आपको कृत्रिम वर्षा करते कैसे हैं, थोड़ा आगे डायग्राम में समझा दूंगा क्योंकि अच्छे से बता दूंगा कैसे होता है, लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कृत्रिम वर्षा होती है जिसमें हम 2 रसायन यूज़ करते हैं। एक तो करते हैं हम सिल्वर आयोडाइड और एक करते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो
जब ठंडे बादलों से बारिश करवानी होती है तो उसमें तो हम सिल्वर आयोडाइड और बर्फ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब गर्म बादलों से हम कृत्रिम वर्षा करवानी होती है तो उसमें सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सबसे पता चल गया। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए कौन से रसायन उपयुक्त हैं, तो आपको याद रखना। लेकिन गर्म और ठंडे बादलों दोनों के लिए अलग अलग पूछ ले तो मित्र थोड़ा अलग अलग करके आना, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया कि कृत्रिम वर्षा में गर्म बादल व ठंडे बादल के लिए कौन से रसायन यूज करते हैं, या फिर पूछ लिया क्रमश से कौन से रसायन यूज करते हैं, तो आपको देगा, एक देगा AgI और एक देगा NaCl, एक में देगा NaCl और एक में देगा AgI। तो आपको पूछा है गर्म और ठंडे बादलों में, तो गर्म में कौन सा है NaCl और ठंडे में कौन सा है AgI। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि ठंडे बादलों में होता है AgI, बर्फ का यूज़ किया जाता है, और गर्म बादल होते हैं सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये बारिश होती कैसे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मान लो का हेलीकॉप्टर वगैरह ऊपर से वहाँ किसी जगह पर बारिश करवानी है तो हेलीकॉप्टर में ये रसायन भर लिए जाते हैं, और उन मतलब बादल आगे हम बादल पढ़ेंगे कि बादलों में कौन से बादल होते हैं वो बरसात के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। वहाँ जाके ये रसायन छोड़ दिए जाते हैं। रसायन छोड़ते ही सीधे आपको अगर ठंडे बादलों से बारिश करवानी है, गर्म बादलों से बारिश करवानी है, तो वो सीधे रसायन छोड़ते ही बारिश नीचे बरसनी शुरू हो गई। और इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि बारिश नीचे कैसे हो रही है, ऊपर वो रसायन छोड़ रहे हैं और नीचे बारिश हो रही है, ठीक है। लिक्विड H2A इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा एसिडिक रेन के बारे में। तो एसिडिक रेन का जो pH होता है वो 4 होता है। ICR 2020 ICR 2022 के क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। माइंड में 100% सेट कर लेना कि अम्लीय वर्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है क्या कि 11th की जब आप बुक पढ़ते थे ना, तो उसमें केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था वो पर्यावरण वगैरह कुछ करके ऐसा नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर ट्यूशन्स बनते थे वो अम्लीय वर्षा से ही बनते थे। लेकिन जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है तो वो अम्लीय वर्षा को अच्छे से जानते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वाले उनकी ज़्यादा तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो थोड़ा याद रख लेना कि अम्लीय वर्षा का pH होता है। देखो अम्लीय वर्षा होती क्या है, मेरी बात समझो आप। मान लो कि आपकी कोई पहली बारिश हो रही है, ठीक है। आपके बारिश हुई नहीं है, तो ज़्यादातर पहली बारिश होती है वो एसिडिक होती है। रीज़न क्या है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि हमारा वातावरण है एकदम शुद्ध है, SO2 भी मिलेगी, NO2 भी मिलेगी। तो SO2 और NO2 की वजह से क्या होता है कि पर्यावरण में SO2 और NO2 चली जाती है, ठीक है। अब जैसे ही पहली बारिश होगी तो उसमें SO2 और NO2 मिला रहेगा, और बारिश होते ही अम्लीय बारिश होगी। और जब अम्लीय बारिश होती है तो हम बारिश में मतलब कपड़े वगैरह उतार के बाहर चले जाते हैं, वो नहाते हैं, क्योंकि शरीर के ऊपर जो भी मतलब क्या होते हैं गोमड़ी वगैरह होती है ना, तो वो साफ हो जाती है। यानी कि छोटी छोटी जो क्या बोलते हैं उनको फुंसियाँ वगैरह आपको देखने को मिलती है ऐसी, तो आपको मतलब मम्मी पापा यही बोलते हैं कि आप बाहर चले जाओ और आपका शरीर है वो एकदम साफ हो जाएगा। तो उसका रीज़न क्या है, अम्लीय वर्षा होती है। तो इससे अम्लीय वर्षा से ये एकदम साफ हो जाता है, ठीक है। और वो कब होता है, जब हम बारिश का मान लो अब बारिश शुरू होने वाली है और सब इंतजार करते हैं कि पहली बारिश कब होती है, पहली बारिश कब होती है। तो ये पहली बारिश में ही देखने को मिलता है, जिसका pH होता है वो 4 के समथिंग होता है। और उसका सामान्य वर्षा होती है उसका pH 5 से 6 होता है, लेकिन वाष्पीकृत जो पानी होता है वो उदासीन नेचर का होता है और उसका pH होता है वो 7 होता है। क्लियर है। और कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो उसके लिए SO2 है और H2O है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल है वो H2SO4 और HNO3 है। देखो कैसे बनते हैं, अगली स्लाइड में थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये आपका H2O प्लस NO2 है, ठीक है। और ये आपका SO2 प्लस H2O है। तो एक मैंने बताया था H2SO4 हो जाता है और एक होता है NO3 हो जाता है, HNO3 हो जाता है। तो अब इसकी रिएक्शन आप करोगे, मान लो कि जल के साथ में NO2 मिलेगा तो HNO3 हो जाएगा, और जल के साथ में अगर SO2 के साथ में अगर जल मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा ना। तो सीधी सी रिएक्शन है, और ये रिएक्शन आपको पूछ सकता है केमिस्ट्री में, तो एटलीस्ट पूछी जाती है, ठीक है। क्योंकि JET तक तो पूछी जाती है, CUT में मान सकते हैं लेवल थोड़ा कर बढ़ा सकते हैं, नहीं पूछता इतना इजी, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए इजी भी नहीं है मित्र। अगर आपको याद है कि कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ा याद रखना पूछ क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ही कन्फ्यूज होते हैं। क्लियर है।
अब हम बात करते हैं हमारे अगली पॉइंट के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक बात करते हैं बादल। ठीक है, बादल किस काम आता है? बादलों का अध्ययन होता है वो निम्फोलॉजी में करते हैं, और बादलों की जो इकाई होती है वो ओक्टा कहलाती है। वैसे मैं बात करूं तो बादल 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें 10 प्रकार का नहीं पढ़ना है, इतना हमें ज्योग्राफी में नहीं जाना है कि हमें एक एक चीज़ पूछी जाती है। आपको पूछा जाएगा बारिश मतलब बादलों का अध्ययन होता है वो किस में किया जाता है? निम्फोलॉजी में करते हैं। बादलों की इकाई है वो ओक्टा कहलाती है। हालांकि बहुत रेयर चांस है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो पूछेगा निम्फोलॉजी ओक्टा वाला, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन आपको थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बता दूंगा। 6 प्रकार के बादलों के बारे में डिस्कस करूंगा और बता दूंगा 10 प्रकार में कौन कौन से आते हैं, लेकिन 10 प्रकार की चर्चा करने की यहाँ ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बात करता हूँ मैं सीरस, कुमुलस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ सीरस के बारे में, तो सीरस को तिंतरपकी बादल भी कहते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। सूर्योदय व सूर्य अस्त के समय लाल मुलायम रंग के बादल दिखाई देते हैं, मुख्यतः सीरस बादल कहलाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सीरस बादल कौन से होते हैं। तितरपंखी बादल होते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं। आप देखते हैं जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य अस्त होता है, तो लाल मुलायम रंग का जो बादल दिखाई देते हैं, तो समझ लेना उन बादल का नाम है सीरस। अब एक चीज मेरे को ये बताओ, मैंने आपको एक तो पढ़ाया था शोभ मंडल, एक पढ़ाया था समताप मंडल, एक पढ़ाया था मध्य मंडल, और एक पढ़ाया था ताप मंडल। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मित्र बताना कि ये बादल कौन से मंडल में बनते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको वापस बता दूंगा किस मंडल में ये बादल बनते हैं। लेकिन थोड़ा आपके पास में माइंड है, थोड़ा ध्यान से सुनते हो तो आपको पता है कि बादल होते हैं वो कौन से मंडल में बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुमुलस के बारे में। तो कुमुलस इसे मैजेस्टिक, डोम तथा कपासी के नाम से जाने जाते हैं। मतलब समझो, या मैजेस्टिक का मतलब एकदम भाई जादूगर करता है। गर्मियों के दिनों में अधिक सक्रिय, क्योंकि देखते हो ना गर्मियों के दिनों में कोई जब मन करता है तब बरसने लग जाता है। तो वो कौन से बादल होते हैं मित्र? उसे कुमुलस कहते हैं। और ये फूलगोभी के समान दिखाई देते हैं, फूलगोभी के आकार के होते हैं। तो फूलगोभी के आकार के अगर आपको कोई भी बादल दिखाई दे तो आप समझ लेना कौन सा बादल होगा, कुमुलस होगा। आगे मैं बात करता हूँ निमोस्टेटस। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और याद कर लेना, इन्हें बरसाती बादल भी कहते हैं क्योंकि ये बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब लगातार बारिश करवाना, बारिश के लिए उत्तरदायी, कैसे भी क्वेश्चंस पूछे आपको पता है निम्बो स्टेटस। निम्बो स्टेटस का मतलब होता है बरसाती बादल। बरसाती बादल क्या है? वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला बादल नंबर 4 के बारे में। तो वो होता है कुमुलो निम्बस। यह बादल बिजली में जो बिजली कड़कती है या बारिश आती है, यानी कि थंडरिंग कह सकते हैं, जिसे हम थंडरिंग, आप एक टर्म यूज कर सकते हैं थंडरिंग। या फिर आपको पूछ सकता है कि थंडरिंग से क्या तात्पर्य है। तो थंडरिंग से तात्पर्य है कि या तो आपकी कोई बिजली कड़क रही है, ठीक है, या फिर आपके कोई बादल बन चुके और बारिश आने की संभावना है। तो उस समय जो बादल मतलब संभावित होते हैं, जिन बादलों को कहते हैं उनमें हम कुमुलो निम्बस कहते हैं। निम्बो स्टेटस, कुमुलो निम्बस, समझ गए ना? सीरस पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्ट्रो स्टेटस। अल्ट्रो स्टेटस यह बादल मध्यम व अधिक अक्षांश वाले क्षेत्रों में वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखो, मध्य अधिक अक्षांश वाले क्षेत्रों के लिए वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन से बादल होते हैं? अल्ट्रोस्टेटस। लेकिन जो बरसाती बादल होते हैं, जो वर्षा के लिए हमेशा उत्तरदायी होते हैं, वो होते हैं निम्बो स्टेटस। और आपका क्वेश्चंस है कि इतना नहीं पूछा जाएगा, ये अल्ट्रोस्टेटस वगैरह आप थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट होता है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि निम्बो स्टेटस बादल होते हैं वो वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ये 2-3 चीजें, एक सीरियस वाला याद रख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पूछी जाती है। बाकी इतना नहीं है कि हर चीज़ पूछेगा, नहीं पूछता मित्र। इतना याद होना चाहिए, बादलों का अध्ययन होता है और निम्फोलॉजी में करता है, और बादलों की इकाई है वो ओक्टा कहलाती है। ठीक है, अब ये बादलों के प्रकार थे, मैंने करवा दिए। और लास्ट 6ठा देख लेना, स्टेटस। वैसे मैंने बताया बादलों के 10 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा जानना है तो मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा फोटो भेज के, क्योंकि 10 प्रकार है। उनमें भी 5 में डिवाइड किया है, मतलब 4 भागों में, एक को 3 में कर दिया, एक को 2 में कर दिया है। ठीक है ना, तो अलग अलग डिवाइड करके बताया गया है उनमें। लेकिन इतना नहीं जानना, ये जियोग्राफी पढ़ते हैं जिनको मौसम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनको जानने की ज़रूरत होती है। ठीक है,
ये ड्रिजलिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये सबसे कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं। सबसे कम ऊंचाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है यहाँ से। सबसे कम, जो सबसे नीचे बादल दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ यार मेरा यहाँ हाथ पहुंचने वाला है, तो वो कौन से बादल होते हैं? स्टेटस होते हैं। ध्यान रखना कि आपको लग रहा है कि इसको तो मैं हाथ लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकते, लेकिन आपको लगता है बहुत नजदीक है, तो वो बादल कहलाते हैं आपके स्टेटस। मैं आपको बता देता हूँ कि बादलों के प्रकार, ये डायग्राम से आप देख सकते हैं कि सीरस कौन से होते हैं, कुमुलस कौन से होते हैं, अल्ट्रो कुमुलस कौन से होते हैं, अल्ट्रो स्टेटस बादल कौन से होते हैं। ठीक है, ये सारे बादल आपको स्टेटस, ये देखो मैंने बताया था सबसे नीचे। और आप इस डायग्राम, इस फोटो के माध्यम से देखना चाहते हैं, इसमें कोई रानी का फोटो नहीं दे रखा मित्र, अच्छे से देखना। यहाँ स्टेटस बोला था सबसे नीचे कितना होता है, बिलो, मतलब 6000 फीट से भी नीचे होता है मित्र, 6000, उससे भी नीचे, यानी कि 6000 तक मिलेगा। ठीक है, 6000 फीट तक, तो वो बादल कहलाता है स्टेटस। और सबसे नीचे यही बादल दिख रहा है। जो थ्योरी पढ़ी है, अगर थोड़ा ध्यान लगाकर इस फोटो को देखोगे तो आपका एक एक डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका मौसम के जितने भी जो मुख्य घटक थे वो समाप्त। 7 घटक पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था सोलर विकिरण, उसके बाद में पढ़ा था हमने उसके तापमान के बारे में, तापमान के बाद में पढ़ा था हमने उसमें वायु दाब के बारे में। ठीक है, वायु दाब के बारे में बाद में पढ़ा था वाष्प दाब के बारे में, उसके बाद में पढ़ा था वर्षा के बारे में, फिर हमने पढ़ा है बादलों के बारे में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सोलर विकिरण के बारे में याद होना चाहिए, वायु के बारे में विंड वहन और एनीमोमीटर, दोनों चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, एक याद कर लेना, टेबल बना लेना कौन सा मीटर कहाँ यूज़ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होती। हाँ, एक आर्द्रता के बारे में पढ़ा, 6 और 7वां आर्द्रता मान लो। ठीक है, बादल ये हो चुके हैं हमारे क्लियर बादल। बादलों में हमने पढ़ा था कि बादलों का अध्ययन होता है, वो किस में करते हैं, निम्फोलॉजी में करते हैं। बादलों की इकाई ऑक्टा कहलाती हैं। बादलों को मुख्यतः 10 प्रकार से 10 प्रकार, बादलों के मुख्यतः 10 प्रकार हैं, लेकिन हमने 6 प्रकार के बादल पढ़े हैं। इसमें कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो उनमें से देख सकते हैं आप। लेकिन होता क्या है कि ये इसी का ही है, जैसे मैंने आपको यहाँ कुमुलोनिम्बस बनाया, तो अल्ट्रो कुमुलोनिम्बस वगैरह, इनकी ऐसे अलग अलग पार्ट आते हैं। ठीक है, अल्ट्रो स्टेटस वगैरह, इनके ही करके अलग से पार्ट में डिवाइड किया, तो वो पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं। आई होप आप अच्छे से बादलों को और मौसम के घटकों को समझ गए होंगे। मौसम के घटक अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन पूछेंगे। अगले में हम पढ़ेंगे मानसून के बारे में। तो मानसून क्या होता है, क्या मानसून के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप, आज की क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच।